आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग है ये, और एक्सरसाइज है 31.6। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आप जरा देखिए ये है क्या। ये है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीजर n टू बी इवन इज n स्क्वायर मस्ट बी इवन। ठीक, आपको शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट आपको केवल इतना दिया है, इसको दोबारा लिखा गया। स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट है द इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज इवन। मैं लिख देता हूं जो एक्चुअल स्टेटमेंट है, यानी द इंटीजर n इज इवन इफ एंड ओनली इफ। ये मेन चीज है इसमें, सारा जो क्वेश्चन वो इस पे दारोमदार इस पे है। इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज इवन। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर n स्क्वायर इंटीजर n टू बी इवन इज n स्क्वायर मस्ट बी इवन। इसके इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर इसको भी अगर आप p और q फॉर्म में, मतलब दो भाग में तोड़ लें, तो ये कह सकते हैं इंटीजर n इज इवन, ये आपका p हो गया। इफ एंड ओनली इफ को हम अभी देखेंगे, और ये आपका n स्क्वायर इज इवन, ये q हो गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आपको ये ट्रू बताना है तो पहला है इफ p देन q, और फिर आपको बताना है इफ q देन p। ठीक है जी, ये आपको बताना है इफ p देन q एंड इफ q देन p। ठीक, अब आप देखिए कि इफ p देन q का मतलब यह है यदि इंटीजर n इवन है तो n स्क्वायर इवन होगा। इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, मैं पहला कर रहा हूं। यानी कि हम मान के चलते हैं कि n इवन है, तो अगर n इवन है इसका मतलब n को आप कुछ 2k या 2m मान लीजिए। अब क्योंकि n स्क्वायर इवन प्रूव करना है तो n स्क्वायर कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, m स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2m स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू k हो गया, इसको k मान लीजिए। तो n स्क्वायर 2 इंटू k, 2 इंटू समथिंग इज इवन, तो ये इवन हो गया। तो इफ p देन q तो आपने प्रूव कर लिया, ये वाली चीज़ तो प्रूव कर ली। अब आइए आपको इफ q देन p प्रूव करना है, दूसरी चीज प्रूव करना है। तो मान के चलते n स्क्वायर इवन है आपका। अगर n स्क्वायर इवन है तो इसको हम जरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से करेंगे, इससे इस तरीके से नहीं करेंगे। जो मैं सेकंड वाला है, ये तो पहला वाला कर लिया, ये वाला भाग, ये पहला है। दूसरा वाला कर रहा हूं, लेकिन इसको हम करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। ठीक है जी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड ले रहे हैं इसमें। इसमें मान के चलते हैं कि जो n है आपका, ये जो n है वो इवन नहीं है। मतलब हम जो n को इवन नहीं मान रहे हैं, तो n इवन नहीं है, नहीं है इवन, नो, नॉट इवन। इसका मतलब n ऑड है। ठीक है, n ऑड है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि n इवन नहीं है तो n ऑड है, तो n ऑड है, इसका मतलब n को हम 2k + 1 लिख सकते हैं। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर + 1 + 2 इंटू 2k, 4k स्क्वायर प्लस ये हो गया 4k + 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इसको आप देखिए, यहाँ से मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर 4k स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 इंटू t, ये 4k हो गया। तो 4k स्क्वायर + 4k + 1 हो गया। इससे आप करिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2k स्क्वायर + 2k + 1। अब ये जो है इसको आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे p मान लीजिए, या p तो खैर वेरिएबल हमने लिया हुआ है, तो इसको मान लीजिए कुछ, चलिए k ही मान लीजिए। तो ये हो गया 2k + 1। अब देखिए 2k + 1 क्या होता है, ये तो ऑड है। तो आपने n को मतलब नॉट, जब ये नॉट किया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप मान के चले कि n इवन नहीं है, यानी कि नॉट p किया आपने, और यहां पर आपने क्या प्रूव कर दिया, नॉट q, क्योंकि n स्क्वायर आपका ये ऑड आ रहा है, जबकि n स्क्वायर इन्होंने इवन कहा है, तो n ये नॉट q प्रूव कर दिया। n स्क्वायर ऑड इंटीजर है, n स्क्वायर नॉट एन इवन इंटीजर है, तो इफ q देन p भी आपने प्रूव कर दिया, कि इसका मतलब यही होता है ना, इफ नॉट p इंप्लाइज नॉट q, यही तो होता है इफ q देन p। तो इसका मतलब ये है कि आपने इफ p देन q भी प्रूव कर दिया, इफ q देन p भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका, या ये जो बेसिक स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो गया आपका।
अगला देखिए सवाल संख्या 6 है इसमें, बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको एक काउंटर एग्जांपल देना है। तो स्टेटमेंट है इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यानी सारे एंगल यदि ट्राइंगल के इक्वल हैं, ये तो आपको पता ही है खैर कि सारे एंगल अगर ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो आपको पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है ना। लेकिन इन्होंने कहा है देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। आपको ये बताया गया है अगर सारे एंगल एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर है, ये 3 पॉइंट है एंगल के, ऐसा कुछ बताने की कोशिश की जा रही। तो हम इसमें देंगे काउंटर। ठीक, तो पहले तो हम इफ क्यू देन पी या इफ पी देन क्यू या इफ क्यू देन आर फॉर्म में लिख देते हैं। क्यू इसमें बना दीजिए ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, और आर बना दीजिए द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके 2 इसके स्टेटमेंट हो गए। ओके, अब स्टेटमेंट आप देखिए, इसको प्रूव करना है फॉल्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये कर दें कि इफ क्यू, अगर क्यू है तो नॉट आर होगा, यही तो करना है ना। तो अब हम मान के चलते हैं कि नन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, राइट। हम जानते हैं कि एंगल का जो ट्राइंगल का जो एक ट्राइंगल के जो सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। ओके, अगर सारे एंगल x प्लस ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसको भी x लिख सकते हैं, इसको भी x लिख सकते हैं, इसको भी x लिख सकते हैं, यानी कि 3x बराबर 180 डिग्री। तो आपका x आ गया इसमें 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया, यानी कि कोई भी ऑब्ट्यूज तो नहीं है, नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल है, अगर आप सारे एंगल इक्वल कह रहे हैं तो हर एंगल 60 डिग्री है, कोई भी ऑब्ट्यूज नहीं है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाकई में ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि Q अगर सही है तो P फॉल्स है, Q सही है तो P फॉल्स है, ये तो हमको प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हाँ वाकई में ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 7वां क्वेश्चन है, इसके अलग अलग पार्ट है। ओके, 5 पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इन ईच केस गिव आर वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और आपको रीजन भी देना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक एक करके, और हम जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये सही है, क्या गलत है इसमें। पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। स्टेटमेंट है ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड की डेफिनेशन ये होती है कि सर्कमफेरेंस को 2 पार्ट में वो इंटरसेक्ट करें। ओके, मतलब सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे जो लाइन इंटरसेक्ट करे उसी को हम कॉर्ड कहते हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ये। अगला स्टेटमेंट कहा गया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी फॉल्स है। देखिए, यदि आपका एक सर्कल है, अगर ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर मान लेते हैं, इसका मतलब ये केवल ये वाली कॉर्ड जो कि हमारी बिगेस्ट कॉर्ड होती है, जो कि डायमीटर होती है, वही आपके इसको डिवाइड करती है। बाय सेंटर जो है उसको 2 भाग में डिवाइड करता है। इसको हम रेडियस कहेंगे। अगर कोई भी आप और दूसरी कॉर्ड लेते हैं तो और कोई बाइसेक्ट, जो सेंटर है वो इसको बाइसेक्ट नहीं करता। ओके, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। नेक्स्ट है 3rd वाला, सर्कल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन इलिप्स। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो एक इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है x² + a² + y² / b² = 1। इसमें इलिप्स कुछ इस तरीके से होता है, आपका ये लेंथ होगी 2a, ये लेंथ होगी 2b, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस a और b होगी, ये आपकी मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। अब मान लीजिए आपकी ये जो a और b बराबर हो गया, या 2a 2b बराबर हो गया, तो ये सर्कल बन जाएगा। कैसे? a और b को आप करके देख लीजिए, x² / a² + b² इसको भी a² कर दीजिए बराबर 1, तो बनेगा x² + y², ये y² है बराबर 1, और ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, है ना। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हाँ, ये पर्टिकुलर केस है जब इसका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बराबर होगा, या मेजर माइनर एक्सिस बराबर होगी। चौथे पे आते हैं, इफ x and y इंटीजर सच दैट x इज ग्रेटर देन y। x और y इंटीजर है जिसमें x ग्रेटर देन y है, देन -x इज लेस देन -y। -x, अब देखिए x इज ग्रेटर देन y है,
अगर आप इनइक्वालिटी की ये रूल जानते हैं तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड -1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों जगह, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये -x हो जाएगा, -y यहाँ हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। ठीक, अगला है √11 इज अ रैशनल नंबर। पहली चीज तो ये है कि 11 आपका प्राइम नंबर है, और हम जानते हैं कि कभी भी किसी प्राइम नंबर का जो हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो सीधी सी बात है कि √11 आपका इर्रेशनल नंबर है, और इसमें ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि दिस इज अ रैशनल नंबर, जो कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब आपका 8वां सवाल है, इसमें कहा गया है डिटरमाइन वेदर द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपका इसमें आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ है और स्टेटमेंट पहले बता देता हूं। स्टेटमेंट ऐसा है, इफ x² इज इरेशनल देन x इज रैशनल। ये तो देखते ही आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। अगर x² इरेशनल है तो x रैशनल है, और इसका आर्गुमेंट जो दिया है, द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज नंबर, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि अगर x² बराबर π² है और ये इरेशनल है तो x बराबर पाई ये आपका इरेशनल हो जाएगा। ओके, तो ये आर्गुमेंट दिया हुआ है। तो आप देखिए, ये जो आर्गुमेंट हमने लिया है ये आर्गुमेंट ही गलत है, क्योंकि x² बराबर π² इरेशनल है और x बराबर पाई ये इरेशनल दिया हुआ है। अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो x² बराबर π² इरेशनल है, तो x² बराबर पाई ये आपका रैशनल होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि x² बराबर π² इरेशनल है, इसीलिए x² बराबर पाई रैशनल है, ये आपका स्टेटमेंट इसकी प्रूविंग के लिए दिया है, तो स्टेटमेंट ही गलत बता रहा है ये। इसके हिसाब से तो ये इरेशनल हो जाना चाहिए ना यहाँ पर, तो इसलिए वैलिडिटी हमने यहाँ से चेक कर ली, आर्गुमेंट इसका गलत है ये। ओके, 8वें का फॉल्स कह सकते हैं आप इसको। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया।